हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा क्लासेस पर। तो कल हमने पढ़ा है आपने चैप्टर वास्तविक संख्या। तो कल हमने उसके बारे में आपको बताया था, जो भी बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली क्लास नहीं ली, तो आप कृपया वो क्लास लीजिए, ठीक है। तो आज हम आगे उसके बेस पर ही क्या कराएंगे, आपके सवाल करा देंगे, ठीक है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं आपके सवाल की। तो भाई आपको मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड निकालना, अभाज्य विधि द्वारा गुणनखंड निकालना, ठीक। तो हम आपको सवाल करा रहे हैं, जैसे आपका ये वाला सवाल है 140, आपका 2024 की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है 140 40। आपके गुणनखंड किस प्रकार करने हैं, आपका मेथड ये रहा। फैक्टर करने हैं आपको इसके, और कट कीजिए आप 2 से। आपको बताया था 2 से विभाज्य का नियम ये है, हमें लास्ट वाला डिजिट देखना है, और लास्ट वाला डिजिट अगर 2 से विभाजित है तो हमारी संख्या 2 से विभाजित होगी। क्लियर। तो 2 से विभाजित है, 2 सत्ते 14 0। इसके बाद 2 से 2 तिया 6 2 पंजे 10। इसके बाद ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। क्लियर। तो हमारे कितने गुणनखंड बने, ये बने 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो यही क्या है हमारे इस वाले सवाल का सही आंसर, अभाज्य गुणनखंड निकालना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जैसे है आपका 156। 156 के क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो तरीका ये रहा, यही है आपका 156। आपको शुरू में कट करना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी 2। क्या ये 2 से कट होगा? हाँ जी होगा। तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 नीम 18। फिर 2 से तो कट होगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 2 से कट नहीं हो रहा है। फिर 3 से कट कीजिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या, अगर यहाँ हमारी अभाज्य संख्या बनेगी तो वो स्वयं से ही कट करेगी और किसी संख्या से कट नहीं होगी। तो 13 एकम 13। तो 156 के गुणनखंड क्या बनते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यही क्या है हमारे इस वाले सवाल का सही आंसर। क्लियर। तो आपको कल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने गुणनखंड निकालने सिखाए थे, और क्या बताया था आपको। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, 15, 21 का एलसीएम व एचसीएफ निकालिए। एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। भाई 3 संख्या दी है आपको, अगर हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो कम से कम 2 संख्या की हमें जरूरत होती है। एक संख्या का हम कभी भी एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकालेंगे, 2 या 2 से अधिक। तो हमारी कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो हमें प्रत्येक का एलसीएम भी निकालना हो और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है भाई। तो 12, 15 और 21 आपको इस तरह लिख लेना संख्या, और प्रत्येक संख्या का अलग अलग फैक्टर करने हैं आपको। कीजिए 12। देखो ये जो आप रफली काम कर रहे हैं, थोड़ा सा एक, जब आप बोर्ड की परीक्षा में नहीं करेंगे तो आप एक अलग पेज पर रफ कार्य लिख देना ऊपर कॉपी के, और वहां आप इस काम को करना, ठीक है। तो 2 से कट कीजिए, 2 छिका 2 से कट करना है भाई। 2 छिका 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। पूरा कट हुआ। तो हमारे 12 के क्या है भाज्य गुणनखंड बने, 2 गुना 2 गुना 3। इसी प्रकार 15 है, 15 के गुणनखंड करने हैं। तो 15 किससे कट होगा भाई, 15 2 से तो कट होने वाला है नहीं, तो 3 से कट होगा, बिल्कुल होगा। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 के गुणनखंड क्या बनते हैं, 3 गुना 5। भाई नेक्स्ट संख्या है हमारी 21। आपको 21 के गुणनखंड करने हैं। तो 2 से कट नहीं होगा, क्योंकि 21 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या 3 से कट होगा, 3 सते 21 और 7 किसी से कट नहीं हो तो स्वयं से कट होगा। तो 21 के फैक्टर बने 3 गुना 7। नंबर फर्स्ट, अगर हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम तो भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि सब में आपका कॉमन होगा। 3 3 3
आपका कॉमन तो लिख लिया आपने, ये क्या हो गया 3। क्लियर। हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम होता है 3, तो आ गया हमारा कॉमन पार्ट, और जो बचा हुआ है वो भी आपको लिखना होता है 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। क्लियर। अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमें सारा लेना है भाई 12 15 और 21 है, तो इसका एलसीएम बनता है, हमें इनकी क्या करनी है, गुना करनी है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। अब 60 की 7 में गुना करनी है, 60 की 7 में गुना करेंगे 6 7 42 420 आएगा। तो हमारा 12 15 और 21 का क्या एलसीएम बनता है, 420 बनता है भाई। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं यदि HCF की, तो HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर जो सभी में कॉमन हो, वो आपको लिखना बड़े से बड़ा। देखिए कॉमन पार्ट क्या है, 3 इसी में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा HCF कितना आएगा भाई, 3 आएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो हमारा तरीका ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए एक दो सवाल और मैं आपको इसका बता रहा हूं। देखिए एक सवाल बढ़िया सवाल है, जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका, ये है HCF दिया हुआ है 225 कोमा 60 बराबर 225 गुना 5 माइनस 10 है, तो x बराबर क्या, ये पूछा है आपसे। क्लियर है भाई। अगर HCF दिया हुआ है, HCF है ये, यानी कि दो संख्या है आपके पास 225 और 60, और इन संख्याओं का HCF आपको ये दिया है, तब आपको x की वैल्यू बतानी है। क्लियर। तो आपके पास संख्या कितनी है, संख्या है 225 और 60, दो संख्या है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 225 के और 60 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे मेरे भाई। तो 225 के गुणनखंड कीजिए। देखिए 225 है, आप 2 से तो इसे कट नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 2 से नहीं कटेगा, तो आपको किससे कट करना, 3 से कट करने का हमारा नियम है अंकों का योग, 5 और 2 7 और 2 9। क्या 9 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो आपको 225 भी 3 से कट जाएगा, तो 3 सते 21 और 3 पंजा 15। बताइए बात क्लियर है। अब 75 है, 75 भी हमारा 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। नेक्स्ट 25, 25 को 5 से कट करेगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 225 के हमारे अभाज्य गुणनखंड बनते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। क्लियर। नेक्स्ट संख्या है हमारी 60, तो 60 के गुणनखंड करने हैं हमें, तो 60 को भी 2 से कट कीजिए, सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करनी है हमें। 2 से कट होगा, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से कट हो जाएगा 15, 3 पंजे 15 और नेक्स्ट 5 एकम 5। तो हमारे 60 के गुणनखंड बने 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है भाई। हमारा दिया है HCF, हमें HCF दिया है इतना है, तो हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है। और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसमें कॉमन होगा, जो इन संख्याओं में कॉमन होगा, हाईएस्ट बड़े से बड़ा। देखिए 3 इसमें है और इसमें भी है, तो 3 क्या आ गया हमारा कॉमन पार्ट, एक 3 हो गया। एक कॉमन पार्ट और 3 तो नहीं है, नहीं है 5, एक 5 हो गया। और कुछ कॉमन चीज, देखिए जो भी जितना भी कॉमन होगा वही क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो 3 गुना 5, HCF कितना बना हमारा 15। क्लियर है। और हमें HCF कितना दे रखा था, इतना दे रखा था, तो हमारे दोनों HCF क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तब आपको दोनों HCF एक दूसरे के इक्वल रख लेने हैं। 225 गुना 5 माइनस 10x बराबर किसके हैं, 15 के। क्लियर। तो 225 में आपको 5 की गुणा करनी है, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल को 1, 5 दूनी 10 और 1 11।
ये 15 इधर बराबर से इधर, अगर हम कोई वैल्यू बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस वाली वैल्यू माइनस में आएगी, तो माइनस का 15 इज इक्वल टू, ये 10 इधर माइनस में है, अगर बराबर से इधर ले जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा 10x। बात क्लियर है। 1125 में से यदि हम 15 घटा रहे हैं तो हमारा 1110 बच रहा होगा, बराबर 10x। यदि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x बराबर आ जाएगा 1110 बटे 10, यानी कि 111। यही क्या है हमारा सही आंसर। बात समझ में आई आपकी। ये सवाल था, इसका हमें HCF दिया गया था और हमें दो संख्या थी 225 और 60। इन संख्याओं को अपने पास से हमने LCM HCF निकाला और दोनों HCF को एक दूसरे के इक्वल रखकर हमने x की वैल्यू निकाली। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल पर चलने से पहले हमें एक फॉर्मूला सीखना होगा। ठीक है भाई, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, हमें HCF और LCM निकालने के लिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM निकालने के लिए कितनी संख्या की आवश्यकता होती है भाई? दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। कितने संख्याओं की? दो संख्याओं की। तो हमारा एक रिलेशन है संख्याओं में और HCF और LCM दोनों में। तो वो रिलेशन क्या है? रिलेशन है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। क्लियर। अब वे दो संख्या क्या है? सपोज आपने मान लिया A है और एक B है, तो A गुना B बराबर होगा LCM गुना HCF। बात क्लियर है। अगर हमें एक संख्या A दे दी जाए और LCM दे दिया जाए, HCF दे दिया जाए और संख्या B पूछ ली जाए, तब हमारा फॉर्मूला बनेगा B बराबर LCM गुना HCF अपॉन A। क्लियर। अगर हमें LCM दे दिया जाए और HCF पूछ लिया जाए तो हमारा A गुना B बटे LCM आ जाएगा, HCF इक्वल टू। क्लियर है। तो ये हमारा बेस फॉर्मूला है, ये आपको नोट कर लेना है। क्लियर। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम सवाल सीखने वाले हैं। आइए, जैसे देखिए आपके ये वाले सवाल दिए गए हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये तो अभी करा दिया आपको। ये सवाल है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM होता है। देखो दो संख्या दे रखी है आपको, जैसे 26 गुणा 91, और आपसे कहा है LCM गुना HCF बराबर क्या। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है LCM गुना HCF इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 26 गुना 91। तो आपके 26 का पहाड़ा याद नहीं है तो गुना कीजिए 91 की 26 में। 6 एकम 6, 6 निमा 54, 2 एकम 2, 2 निमा 18, तो 6 6 8 5 13, हासिल को 1 1 1 2, यानी कि 2366। बात क्लियर है। तो इस प्रकार आपके डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाला सवाल आपके समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आपका सवाल दिया गया है, यदि HCF क्या है 306 कोमा 657 बराबर 9। क्लियर। और LCM 306 कोमा 657 इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा सवाल आपका, आपको HCF दे दिया 306 कोमा 657 बराबर 9 और आपसे LCM पूछ लिया। भाई आपको संख्या क्या दी है इसमें? देखिए संख्या ये रही आपकी, दोनों संख्या दी गई है इसमें। 306 और 657 क्या है? हमारी दोनों संख्या है और हमें HCF दे रखा और LCM दे रखा। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास A गुना B इज इक्वल टू LCM गुना HCF। क्लियर।
तो ए कितना है आपके पास 306, बी कितना है आपके पास 657, बराबर एलसीएम कितना है भाई आपके पास, एलसीएम नहीं दिया गया है, एलसीएम हमको निकालना है, और गुना एचसीएफ कितना है हमारे पास 9 है। तो जो वैल्यू हमें निकालनी होती है वो बराबर से इधर रखो आप, और बाकी सब जो भी होगा वो इधर जो गुना में है या भाग में ले जाओ, अगर भाग में होता तो गुना में चला जाता। 306 गुना 657 बटे 9 आ जाएगा आपका भाग में। क्लियर? देखिए 9 से कट करना है। अब 9 से काटने का नियम भी क्या है, 9 से काटने का नियम भी जो 3 का नियम है वही 9 से कट करने का नियम है। आपको संख्याओं का योग करना है। अगर 9 से संख्या का योग करने पर ऐसी संख्या बनती है जो 9 से विभाजित होगी तो हमारी पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो 6 और 3 9 बिल्कुल कटेगा, तो 306 भी 9 से कटने वाला है। 9 ही कम 9 3 27, कितना बचा 3 हो गया 36, और 9 चौक 36। मेरा भाई एलसीएम आया 34 गुना 657। क्लियर? तो 34 और 657 की हमें गुना करनी है, आइए करते हैं। 657 34 में गुना करनी है। जिसके जितने पहाड़े याद हैं उतनी ही हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाती है। 7 4 7 28, हासिल को 2, 4 5 20 और 2 22, हासिल को 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, हासिल को लगे 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल 1, 3 6 18 और 1 19। तो कितना आया गुना करके 8 3 13 का 3 का हासिल को 1, 3 9 और 3 12 का 2 का हासिल लगा 1, 1 देख 2, 22,338 क्या है हमारा इस सवाल का सही आंसर। क्लियर है भाई? तो आपको इस फॉर्मूले बेस पर सवाल करने, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। क्लियर है यहां तक? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक सवाल आपको खुद करके बताना है। देखिए एक सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, एच सी एफ बराबर एच सी एफ बराबर नहीं है 120 कोमा 225 बराबर 15, तो एलसीएम 120 कोमा 225 बराबर वोट। ये आपको करना है सवाल। क्लियर? तो एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। क्लियर? ये इसी इतना ही था आपकी एक्सरसाइज में। अब चलते हैं हम दूसरे मेथड की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या है आपके इस चैप्टर में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ी है। अभाज्य संख्याओं अभाज्य विधि द्वारा हमने गुणनखंड किए, और अभाज्य विधि द्वारा हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। और क्या करा? और एक फॉर्मूला हमने आज पढ़ा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैस है गुना मैस है। तो इससे आगे यदि हम चलते हैं तो हमें पढ़ना होगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर्स। भाई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर्स हमारे वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, या वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे आपका आ गया 2। क्या हम 2 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 2 के बटे में 1 है। अगर आपकी कोई भी सिंगल वैल्यू दी गई है उसके बटे में वैल्यू होती है, वो हमेशा 1 रहेगा। जैसे आपका ये है 22/7, आपने बहुत बार पढ़ा होगा 22/7, पाई की वैल्यू रहती है, आपको पता होगा। तो 22/7 हमारा क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। नेक्स्ट 5 परिमेय संख्या है। 3.5
परिमेय संख्या है, बिल्कुल है परिमेय संख्या। क्लियर? तो वे संख्या है जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में, देखिए 0.5 पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगा दी, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये बन गई परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर भाई, अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे आपकी पाई वैल्यू होती है, पाई कैसी संख्या है? आपकी अपरिमेय संख्या। आपकी रूट 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। आपकी रूट 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। रूट में जो भी वैल्यू आएगी जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, वो कैसी संख्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? तो सब यही पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं परिमेय और अपरिमेय संख्या निकालने का। क्लियर? तो परिमेय संख्या में बताता हूं आपको, परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हल करने पर, जिन्हें सोल्व करने पर हमारे पूरी पूरी संख्या मिलती है हमें निकालने पर। अगर हमें सोल्व करने पर, अगर कोई संख्या हम कट कर रहे हैं और कट करने पर वो संख्या एक समय के बाद पूरी पूरी कट गई, तो हमारी वो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या वे होती हैं जैसे हम किसी संख्या को कट करना स्टार्ट किया और वो संख्या कटती गई कटती गई कटती गई, 6 6 6 6 रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, तो ये कैसी संख्या है? हमारी अपरिमेय संख्या। क्लियर? तो एक निश्चित अंतराल के बाद जो रुक जाती है, यानी कि पूर्ण रूप से कट जाती है, वे संख्या परिमेय। और जो संख्या पूरी पूरी नहीं कट पाती, चलते रहेंगे उन्हें प्रोग्रेसिव चलती रहती है, तो वो कौन सी होती है? आपकी अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो चलिए, तो हमारे चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को लेकर, उन्हें देखते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा आपके परिमेय और अपरिमेय संख्या। भाई, हमारे कोर्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए √2 या √3 पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है। आपके पेपर में आए हुए सवाल है, अच्छे सवाल आ सकते हैं। सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। फिर सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इस वाले सवाल को कैसे करना है हमें जानते हैं। सॉल्यूशन देखिए, अगर हम किसी चीज को सिद्ध करना चाह रहे हैं, अगर हम किसी को गलत बताना चाहते हैं या सही, किसी की गलतियां देखते हैं, तो हमें पहले उसकी अच्छाई देखनी होगी, यानी कि पहले हमें उसे सही बताना होगा। तो जब तो हमें उसकी गलती का पता चलता है। तो सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या, हमें इसके उल्टा लेके चलना होगा। माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप पूछेंगे कि भैया इसे आप परिमेय संख्या लेकर क्यों चल रहे हैं? भाई, परिमेय संख्या इसलिए लेकर चल रहे हैं, अगर ये अपरिमेय संख्या होगी तो अपने आप का विरोध करेगी कि मैं परिमेय संख्या नहीं हूं, मैं क्या हूं? अपरिमेय संख्या। तो हमें लेकर चलना है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। भाई, अपरिमेय लेकर चलेंगे तो हमें सीधी क्या करना होगा? क्लियर? तो हम लेकर चलेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। और जो कोई भी परिमेय संख्या होती है वो किसके रूप में लिखी जाती है? तो √2 आपकी बराबर होगी p बटे क्यू के। आपको लिखवाया है। तो √2 अगर परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होनी चाहिए? p बटे क्यू के। और जहां मैं आपको बता दूं, जहां p व q अभाज्य संख्या है,
पी और क्यू क्या लेकर चलेंगे अब? अभाज्य संख्या। क्लियर? चलिए थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसे। तो हमारा √2 इंटू क्यू जो भाग में होता बराबर से इधर आने पर गुना में आ जाता है बराबर पी। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। क्लियर है भाई? अगर हम दोनों ओर का वर्ग कर रहे हैं तो √2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2, और क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। बात क्लियर है? अब मुझे आप एक बात बताइए, जो हमारा 2q² है, जो हमारा 2q² है, क्या ये 2 से विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसकी गुना में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप लिखेंगे 2q² 2 से विभाजित हो जाएगा या होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमारा 2q² 2 से विभाजित है तो क्या आपका 2q² p² के बराबर है? तो आपका p² भी किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। क्लियर है भाई? अगर आपका p² 2 से विभाजित है, भाई आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमारा 9 3 से विभाजित है, क्या हमारा 9 का वर्गमूल 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब हमारा स्क्वायर 3 से विभाजित है तो हमारा, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। p² 2 से विभाजित होगा तो इसलिए हमारा p भी किससे विभाजित होगा? 2 से। और p किसके बराबर है? q के बराबर है। तब हमारा p और q दोनों, यही लिख देता हूं मैं, तब p व q भी 2 से विभाजित होंगे। मेरे भाई, अगर हमारे दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं और हम मानकर क्या चले थे, p और q कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल लग रहा है आपको? भाई ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर? इसलिए छोड़िए, इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि p व q एक p व q भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन p व q हमने क्या मानी है? अभाज्य संख्या। लेकिन p व q अभाज्य संख्या है। क्लियर? अतः यह विरोधाभास उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। भाई अगर विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो हमारा क्या विरोध कब उत्पन्न होगा? जब हम गलत चीज काम करेंगे या गलत काम करेंगे तभी तो विरोध उत्पन्न होगा। तो हम गलत लेकर चले थे, √2 एक परिमेय संख्या, तो इसलिए हमारा क्या हुआ? विरोध हुआ। अतः हम लिख सकते हैं अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर √2 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर है? तो आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको लेकर चलना था, माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 अगर परिमेय संख्या होगी तो वो किसके बराबर होगी आपकी p बटे q के, जहां p व q कैसी संख्या होगी अभाज्य संख्या। क्लियर? तो √2 इंटू क्यू बराबर p, दोनों ओर का वर्ग करेगा आपने और आपका आया 2q² बराबर p²। तब आपने देखा इसकी मल्टीप्लाई में 2 है तो आपका 2q² क्या 2 से विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 2 से विभाजित है तब आपका p², 2q² के बराबर p² है, तब आपका p² भी 2 से विभाजित होगा। तब आपके p और q दोनों 2 से विभाजित है और आप क्या लेकर चले थे? आप p और q कैसी संख्या लेकर चले थे? अभाज्य संख्या मेरे भाई। ठीक है, तो यदि आप p और q अभाज्य संख्या लेकर चल रहे हैं और वे फिर भी 2 से विभाज्य है तो हमारा क्या उत्पन्न हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अगर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो हमारा बात क्लियर है कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है। हम √2 एक परिमेय संख्या लेकर चले थे, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। तो कैसी संख्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर है?